चलिए दोस्तों, पिछले क्लासों में हम लोग चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 4 का पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय, जो बिहार में ही है, में हुआ था। और उनकी माता पिता यानी कि माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह तथा पत्नी का नाम श्यामवती देवी। ठीक है। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। आज हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के प्रथम क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ठीक है, चलिए हमको जानकारी लेना है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। सोचिए और ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट रहिएगा तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी, हाँ, अर्धनारीश्वर पाठ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय। हाँ, याद रखिएगा, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। हाँ, दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी कि दिनकर जी जो पहला कविता लिखे थे वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हमको इसी का जानकारी लेना है। तो छात्र सहोदर, हाँ याद रखिएगा दोस्तों, छात्र सहोदर ये पत्रिका है जिसमें दिनकर जी का पहली जो कविता था वो इसी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि आंसर नंबर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में दिनकर जी जो पहला कविता लिखे थे उनका जो प्रकाशन हुआ था 1925 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। सोचिए ध्यान से, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। हाँ, दिनकर जी कहते हैं कि यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है और भावना के बिना हर एक पुरुष अधूरा है। ठीक है, सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। बुद्ध और महावीर जी ने नारियों को एक गुण दे दिए, अधिकार दे दिए कि वो भिक्षुणी
हो सकती है, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पुरुष जब पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो प्रेमचंद जी का ये कथन है। प्रेमचंद जी ही बोले थे कि यदि पुरुष नारी का गुण ले लेता है ना तो देवता बन जाएगा, लेकिन वही नारी जब नर का गुण ले लेगा तो राक्षस बन जाएगा। ठीक है, ये उन्हीं का कथन है, यानी कि इसका आंसर नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले कुछ सेकंड के लिए हम लोग थोड़ा इंजॉय ले लेते हैं और फिर मात्र कुछ सेकंड में आते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग हिंदी के साथ एकदम इंजॉय के साथ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो देखो ये 5 का है, ये ए आई जे बी आई एम इंटू एन मैट्रिक्स। ए आई जे एक एम इंटू एन का मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? हमको ध्यान देना है कि अर्धनारीश्वर, देखिए दोस्तों बार बार अर्धनारीश्वर शब्द आ रहा है, तो पहले हमको ये जानना चाहिए कि अर्धनारीश्वर शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्ध जोड़, यहाँ ध्यान दीजिए, अर्धनारीश्वर यानी कि अर्ध नारी ईश्वर, ध्यान दीजिए, यानी कि जिसमें ऐसा ईश्वर जिसमें आधा नारी हो, यानी कि आधा नर और नारी गुण दोनों होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान, ये तो आप लोग देखते ही होंगे कि हम लोग के समाज में नारी का क्या महत्व है, और बिना नारी का समाज कोई प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी, हाँ एकांकी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, हाँ गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी यानी कि भारतीय इतिहास में कोई ऐसा महापुरुष हुआ जो एक डंडे की बलादौलत से आजादी दिलवाने का उन्होंने साहस किया था और करके दिखाया। तो सोचिए दोस्तों, जब वो डंडे के सहारे आजादी दिलवा दिए तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और समाज के लिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि समाज को सही रास्ते पर जहां तक हो ले जाने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? कल्पित, यानी कि इसका आंसर नंबर बी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, यदि आप लोग ध्यान से सुने होंगे तब तो याद होगा। चलिए हम बताते हैं ऑप्शन, आंसर बताते क्या होता है। राक्षसी, हाँ प्रेमचंद बोलते हैं, उन्हीं के अनुसार, उनके विचार के अनुसार कि यदि नारी जब पुरुष का गुण ले लेगी तब वह राक्षस ही बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि यदि नर नारी का गुण लेगा तो क्या बनेगा? तो वो तो देवता बन जाएगा, लेकिन नारी नर का गुण ले लेगा तब तो समझ जाइए वो राक्षस ही बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है?
तो जूठन, जूठन ही एक ऐसा रचना है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ये आप सुनिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। हाँ दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी। हाँ, दिनकर जी एक रचना ही ऐसा उन्होंने रचा जिसका नाम है उर्वशी, और इसी रचना के चलते उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इसमें से कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र ये ऐसा काव्य कृति है जो युद्ध और शांति पर ही लिखा गया है, और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये रचना रचित किया गया है। ठीक है, और ये कुरुक्षेत्र जब आया तो भारतीय युवाओं के अंदर ऐसा देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने हर एक भारतीय युवाओं के अंदर उन्होंने एक जो कहा जाता है ना कि देश की आज़ादी दिलाने के लिए हर एक भारतीय युवाओं के बीच प्रेरणा डाल दिए। ठीक है, वो उनका एक यही रचना था फेमस कुरुक्षेत्र, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि बताना है हमको कि अर्धनारीश्वर किनका किनका कल्पित रूप है, हमको ही बताना है। ठीक है, तो शिव और पार्वती का, यानी शिव और पार्वती जो अर्धनारीश्वर है, देखिएगा ध्यान से, हम लोग को जो भी भारतीय धर्म कांड है उनमें शिव और पार्वती का एक अर्धनारीश्वर फोटो है, और भारतीय इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ आंसर भी वही होगा, शिव और पार्वती का, यानी कि आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, और दोस्तों इतना हम लोगों ने 19 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, और बीच में मात्र केवल कुछ सेकंडों के लिए वेट करते हैं और इंजॉय करते हैं, और फिर मात्र कुछ सेकंड के बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, मात्र कुछ सेकंड के बाद हम लोग आ गए। देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने कितना समय उस सब्जेक्ट पे दिए। ठीक है, यदि आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि 30 मिनट ही पढ़े, चलो बहुत पढ़ दिए, अब आगे नहीं पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे। तो ऐसा व्यवहार रखिएगा ना तो समझ जाइए कि पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, और एग्जाम तो समझ जाइए कि क्या होगा, आप तो भली भांति समझते ही हैं। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए कोई भी सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गांधारी कौन थी? हमको यही जानना है। ठीक है, गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी, और ये तो महाभारत आप लोगों को पता ही होगा, जो बहुत महान धर्म ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद्र कौन थे? चलिए यही हम लोग को जानना है। तो कथाकार थे।
प्रेमचंद्र जी जो थे वो कथाकार थे, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम कंसंट्रेट रहिए, तब ध्यान से सुन पाइएगा, और ध्यान से सुन पाइएगा तभी आपको याद हो पाएगा, अन्यथा समझ जाइए कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 यानी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 23, दिनकर किस युग के कवि है? हाँ दोस्तों, दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर, दिनकर जी छायावादोत्तर युग के तो कवि है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक जो नया वर्ड आ गया है छायावादोत्तर, ठीक है, यानी कि छायावादी से बना हुआ है। और छायावादी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। तो छायावादी का मतलब होता है कि बस किसी के बारे में हमको कुछ कहना है तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट, यानी कि उसी के बारे में कहेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि हम उसी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अप्रत्यक्ष तरह से कहा जाता है। तो दिनकर जी जो भी थे वो छायावादी ही कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इस रामधारी सिंह दिनकर जी का है। हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय जो भी है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव है, इसको बढ़िया से तैयारी कीजिएगा और फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ऐसे तो मैं जहाँ तक हूँ आप लोग का जितना मैं मदद कर सकूँ मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। हाँ दोस्तों, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर था रामधारी सिंह दिनकर जी का अर्धनारीश्वर, इसका जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मैं करा दिया हूँ, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के अनुसार, एग्जाम के जरिए जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा है मैं करा दिया हूँ। यदि कहीं त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि आपको लगे कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मेरे द्वारा किए गए मेहनत से आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा शेयर भी साथ में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।